हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पर। दोस्तों, पॉलिटी का हम लोग का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हम लोग आज जो खत्म करने जा रहे हैं वो संवैधानिक जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी हमारी, वो आज खत्म हो जाएगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्रिप्स मिशन की, कैबिनेट मिशन की, उसके साथ साथ 1947 के अधिनियम के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। अब जो दोस्तों बात है कि 1935 का अधिनियम हम लोग खत्म कर चुके हैं, जहां पर कि आपको बहुत सारे प्रावधान दिखे, जहां पर कि आरबीआई का गठन दिखा आपको, उसके साथ साथ संघीय न्यायालय, उसके साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, और उसके साथ साथ जितने भी मतलब कि जो भी बंटवारा था, जैसे कि सिंध से, महाराष्ट्र का सिंध से अलग हो जाना, ठीक है, उसके अलावा अदन का अलग हो जाना भारत से, है ना, बर्मा का भारत से अलग हो जाना, ये सब चीजें 1935 के प्रावधान में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद जो चीजें चल रही, हाँ, वहां पे सबसे खास बात ये थी कि जो सांप्रदायिकता का, चाहे मतलब कि एक बंटवारे की जो चीज थी, मतलब कि अलग से क्या बोलते हैं, निर्वाचक मंडल या मतलब निर्वाचन का जो व्यवस्था था वो कहाँ पहुंच चुका था, दलितों तक पहुंच चुका था, महिलाओं तक पहुंच चुका था, ठीक है, मतलब इस तरह से पूरे भारत का विखंडन हो चुका था। अब जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं किधर, द्विराष्ट्र राष्ट्र की ओर, मतलब कि दो राष्ट्र हम लोग होने जा रहे हैं। भारत का बंटवारा अब धीरे धीरे उसका रूप लेने जा रहा है, जहां पर भारत और पाकिस्तान की बात होगी। अली जिना पूरी तरह से क्या हो जाएंगे कि हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, जहां पे मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनको मिला के हमको पाकिस्तान चाहिए। उसके बीच में जो घटनाएं घटी हैं वो आपको दिखेगा 1939 में। आप जाओगे 1939 में, जैसे ही पहुंचते हो आपको मिलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का क्या हो चुका है, आरंभ हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ जैसे ही होता है, उसके बाद आप देखोगे कि भारत की स्थिति, क्योंकि भारत कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है किस चीज में, युद्ध में, वो तो ब्रिटेन की मजबूरी है और ब्रिटेन चाहता है कि भारत क्या हो जाए, इन्वॉल्व रहे। अब बात यह है कि 1942 आते आते तक में ऐसा होता है कि जापान का पूरा कब्जा कहाँ हो चुका है, पूरे ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे उन पर कब्जा होते जा रहा है। खास करके जो अपना इलाका है, जो अपना एशिया का, आप बोल सकते हो दक्षिण पूर्वी इलाका, दक्षिण पूर्व एशिया की जो बात होती है, वहां का इलाका क्या हुआ है, जापान के अंडर में आ रहा है और भारत पे भी खतरा मंडरा रहा है किस चीज का, जापान के अटैक का। तभी ब्रिटिशर्स के मन में आता है कि हम क्या करें कि एक ऐसा प्रावधान लेकर आए, एक ऐसा मिशन लेकर आए, जहां पर कि भारतीयों को ये बोला जाए, मतलब कि वही लॉलीपॉप वाली चीज है कि कैसे इन लोगों को अपने युद्ध में शामिल किया जाए, क्योंकि भारतीय क्या हो रहे थे, युद्ध में शामिल होने को तैयार नहीं थे। और खास करके गांधी का बहुत बड़ा वर्चस्व था, गांधी का बहुत बड़ा क्या था, प्रभाव था, और गांधी ही इस फेवर में नहीं थे कि हम ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे। कुछ लोग तो साथ देने के तैयार थे, जैसे वल्लभ भाई पटेल वगैरह कहते हैं कि नहीं, साथ दिया जाए, है ना, फिर बाद में सही हो जाएंगी चीजें, लेकिन गांधी यहाँ पे साथ निभाने को तैयार नहीं थे। और चीजें ऐसी हुई कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि जैसे ही आप साथ देते हो, क्या करेंगे हम लोग कि जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, आपको हम लोग क्या करेंगे, एक आपको एक संविधान सभा देंगे, आपको एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में आपको दर्जा दे देंगे। ये लॉलीपॉप लेके आया ये कौन सा मिशन, क्रिप्स मिशन। और उस समय के ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम क्या है, क्या नाम है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम नहीं दिया हुआ ना यहाँ पे, इटली, इटली, इटली से पहले थे, इटली ही थे शायद, मैकडोनाल्ड होंगे, हाँ, जो भी होंगे, उन्होंने उनके द्वारा एक मिशन भेजा गया कहाँ, भारत में 1942 में। 1942 में एक और आंदोलन भी होता है, आप लोगों को पता होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत ही प्रमुख आंदोलन है। और उसी समय एक मिशन भेजा गया है, सर स्टैमफोर्ड, क्या नाम है, क्रिप्स, इस मिशन की अध्यक्षता कर रहे थे, मतलब कि इनके हेड कौन थे, क्रिप्स थे, ठीक है। और इनके साथ 3 और सदस्य थे, याद रखेंगे नाम, ठीक। क्रिप्स के अलावा 3 सदस्य कौन कौन थे, पैथिक, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, मतलब कि क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, 3 लोग थे जो कि आए थे भारत, किस चीज के लिए, क्रिप्स मिशन को लेके। क्रिप्स मिशन का जो मेन बात था यही था कि ये वाला जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंतर्गत कहा गया कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस क्या कर दिया जाएगा, प्रदान कर दिया जाएगा, और भारत किसी भी घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं रहेगा। भारत अपनी इच्छा के अनुसार ब्रिटिश राष्ट्रमंडल संबंध विच्छेद भी कर सकेगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है, पूरी तरह से आजादी नहीं मिल रही है, मतलब कि आप मेरे अंडर में रहेंगे, आप अपने लिए कानून बना सकते हैं, अपने लिए निर्णय ले सकते हैं, लेकिन आप अंडर में क्या रहेंगे, हमारे ही रहेंगे, ठीक है ना। उसी चीज का आज देखोगे कि राष्ट्रमंडल वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज आती है, राष्ट्रमंडल, ये बहुत बड़ा शब्द है कि जितने राष्ट्रमंडल का मतलब यही है, कॉमनवेल्थ गेम होता है ना, इसका मतलब यही है कि राष्ट्रमंडल किसको कहा जाता है, जहां पर ब्रिटेन का क्या रहा था, कब्जा रहा है, मतलब उपनिवेश जो जो देश रहे हैं उनका एक समूह बनाकर क्या किया गया है, राष्ट्रमंडल बनाया गया है, ठीक है। अभी भी ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में जब भी महारानी जाती हैं तो उनको उसी दर्जा, मतलब कि प्रथम जो नागरिक है ऑस्ट्रेलिया की, कौन है,
महारानी ही हैं, उनको वही दर्जा दिया जाता है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में अपना प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है, क्योंकि हम लोग क्या हैं? गणतंत्र हैं, ठीक है ना। गणतंत्र का मतलब यही होता है कि आपका जो हेड होगा, आपका जो प्रथम नागरिक होगा, वो कभी भी वंशानुगत नहीं हो सकता है। हेरिडेटरी का वो चीज है ही नहीं। यहाँ पे चुनाव होता है राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति क्या होता है? यहाँ प्रथम नागरिक होता है। और इंग्लैंड में क्या होता है कि हेरिडेटरी चलता है, वंशानुगत चलता है, सारा चीज अभी भी चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही उनका ये राज्यारोहण हुआ है ना, प्रिंस का। तो इस तरह से चीजें चलते थे। राष्ट्रमंडल का मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखिए, क्रिप्स मिशन में ये 3 लोग आए, और आते आते इन्होंने क्या बोला कि यदि कोई प्रांत या देशी रियासत, ठीक है, संघ में शामिल होने का इच्छुक नहीं होगा तो उसे अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति होगी। ये क्रिप्स मिशन में बोला गया। मतलब अभी भी तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं है। अभी भी उन लोगों को सह दिया जा रहा है कि आप अलग से संविधान बना सकते हैं। तो इसका क्या ही फायदा है ना। दूसरी चीज कि ब्रिटिश सरकार संविधान बनाने वाले निकाय को सत्ता हस्तांतरित करते समय इस बात का ध्यान रखेगी कि उस संविधान में नस्लीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हों। मतलब कि नस्ल के नाम पे या धर्म के नाम पे उन लोगों को ऐसा उपेक्षा ना मिले, ठीक है ना। तो इस तरह की बात रखी जाए। इस दौरान भारत की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की रहेगी और गवर्नर जनरल की शक्तियां यथावत बनी रहेंगी। मैंने बोला ना कि सारा कुछ वही बना रहेगा, रक्षा आप अपने हाथ में ले रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी सेना रखोगे, अपनी चीजें रखोगे, फिर बोलोगे कि पैसा भी दो हमको मेंटेनेंस के लिए, सारा कुछ तो आप अपने ही हाथ में रखो। तो गोल गोल घुमा के वही बतवा जो है फिर इसमें रखा गया। फिर युद्ध के उपरांत प्रभुत्व स्थिति वाला भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा। यह संघ राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ अपने संबंध स्थापित करने के लिए क्या होगा? स्वतंत्र होगा। यहाँ पे ये बात रखी गई कि आप राष्ट्रमंडल में शामिल होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं, यूएन में शामिल होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा गठित की जाएगी। इसके सदस्य अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचित होंगे और अंशतः रियासतों द्वारा मनोनीत होंगे। मतलब बोला गया कि जो भी हेड होंगे उनका क्या होगा? अनुपातिक। जैसे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो ये किस प्रणाली पे होता है? इसी प्रणाली पे होता है। कौन सा? अनुपातिक राष्ट्रीय, ये जो है अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली अभी भी जो हम लोग का होता है। देखते हो उसका पूरा एक ये बनाया हुआ है, चार्ट बनाया हुआ है कि एक वोट के बराबर कितना ये होता है, संख्या बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद उसमें से अनुपात में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से चीजें चलेंगी। तो कुल मिला जुला के जो क्रिप्स मिशन से क्वेश्चन आते हैं, यही आता है कि क्रिप्स मिशन में अध्यक्षता कौन कर रहा था, ठीक है, कब आया, उसके साथ 2 सदस्य और आए, वो कौन कौन आए। इसके अलावा क्रिप्स मिशन में क्या बात कही गई, मतलब कि किस तरह की शासन देने की बात की गई, कैसी डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, ठीक है। पूरी तरह से स्वतंत्र होने की बात नहीं कही गई। अब देखते हैं, यहां से तो बात बनने वाली थी नहीं। अब धीरे धीरे चीजें क्या होंगी? ब्रिटिशर के खिलाफ चली जाएंगी, और देखोगे कि माहौल बन गया है जहां पर कि भारत और पाकिस्तान क्या होने वाले हैं? पूरी तरह से अलग होने वाले हैं। जहां पर बात होगी 1946 की, और 1946 में एक डेट याद रखना, बात तो होती है यहाँ पे कि भाई 1946 में आ रहा है शिष्टमंडल अपना कैबिनेट वाला, ठीक है। यहाँ पे बात होगी कि भाई दोनों आदमी मिलके, मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है, दोनों लोग मिलके इस चीज को क्या कर दे? स्वीकृति दे दे, और इस मिशन को क्या करें? सफल बनाएं, ठीक है। इसके प्रावधान को मान ले। सब लोग मान भी लेता है। पहली मीटिंग होती है जब, ठीक है, क्योंकि वहां पे चुनाव होता है, जो अंतरिम सरकार बनती है वहां पे, उसके बाद एक चुनाव होता है, और चुनाव में सबसे ज्यादा जो जीत होती है किसकी होती है? कांग्रेस की होती है। कितने सीटें हैं? करीब करीब 289 सीटों में से जो 212 या 14 के करीब में कांग्रेस जीतती है, ठीक है, और थोड़ा सा मुस्लिम लीग जीतती है। तो ये पछता नहीं है किसको? मुस्लिम लीग को, ठीक है। जिन्ना को नहीं पछता है, वो धमकी दे देते हैं कि मैं इसमें शामिल नहीं रहूंगा संविधान सभा में, ठीक है, आप हमको क्या कीजिए, अलग से बना दीजिए, हम संविधान सभा बना लेंगे। तो यही बात होती है यहाँ पे 16 अगस्त की। 16 अगस्त 1946 की बात होती है, जहां पर कि जिन्ना या मुस्लिम लीग धमकी देती है कि हम क्या करने वाले हैं? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएंगे। मतलब कि पाकिस्तान के लिए हम लोग क्या करेंगे? पूरी तरह से यहाँ पे समर्पित हो जाएंगे। इस दिन पे पूरा बड़ा आंदोलन होता है 16 अगस्त 1946 को। ये काला दिवस भी बोलते हैं भारत का, ठीक है, क्योंकि इसी दिन पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? समर्पित हो जाते हैं। किस चीज के लिए? पाकिस्तान की मांग के लिए। और कार्यवाही दिवस मनाया जाता है, ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा, मतलब कि जिन्ना के द्वारा। 1946 में क्या होता है? इसी समय की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली होते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कौन है? इटली है। ये कैबिनेट के 3 सदस्यों को शिष्टमंडल बनाकर भारत भेजते हैं, जिसमें नाम होता है वही लॉरेंस। क्या थे ये? भारत सचिव थे उस समय। आ जाते हैं सर स्टैफर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। और एवी अलेक्जेंडर क्या है भाई? एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री होते हैं। ये तीनों लोग मिलकर कहाँ आता है? भारत आता है। कहाँ पे? 1946, ठीक है। ये क्या लेके आएंगे? कैबिनेट मिशन है नाम ही, तो ऑब्वियस सी बात है क्या
बात हो रही है, अब संविधान सभा के निर्माण की बात होगी। सीधे सीधे बोलते हैं कि भारत एक संघ होगा और इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देशी राज्य दोनों ही शामिल होंगे। ओके, इस संघ के अंतर्गत विदेशी मामले, रक्षा संबंधी मामले, संचार संबंधी मामले केंद्र सरकार के पास होंगे। संघीय विषय को छोड़कर अन्य सभी विषय तथा अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। मतलब बोलते हैं कि कुछ मेन जो विषय हैं वो कहाँ पे होगा, संघ में होगा, केंद्र में होगा, और फिर क्या होगा भाई, और सब जो विषय हैं आप केंद्र प्रांतों में बांट देंगे। ठीक है, ऐसे ही चीजें चलेगी। अब बोलता है, इसमें कहा गया कि प्रत्येक प्रांत की अपनी अलग कार्यपालिका और विधायिका होगी और उसे अपने संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होगा। मतलब यही जो बात होती है, राज्य में होता है ना विधानसभा विधान परिषद, तो वही बात होती है कि प्रांतों का अपना अपना क्या होगा, कार्यपालिका होगा। इसके अलावा केंद्रीय विधायिका में यदि सांप्रदायिक प्रश्नों पर निर्णय करने की बात आएगी तो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत के आधार पर निर्णय किया जाएगा। ये बात हुई किसमें, कैबिनेट मिशन में। तीसरी बात होती है कि प्रत्येक प्रांत को यह अधिकार होगा कि संविधान लागू होने के 10 वर्षों बाद अपनी विधानसभा में बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके संविधान पर पुनर्विचार करवा सकेगा कि हमको इसके अनुसार चलना है, इस संविधान के अनुसार या नहीं चलना है। ठीक है, इसके अलावा जो मेन चीज होगी अगले आपके इसमें दिखेगा कि भारत के प्रांतों का विभाजन 3 समूह में किया गया, समूह क, समूह ख और समूह ग में। ठीक है, अब ये इतना नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि समूह ख, समूह ख, समूह ग, अब क्या है कि चीजें यहाँ पे आपको जानना जरूरी है। देख लीजिएगा एक बार इस समूह को, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, अंतरिम सरकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। जो भी एग्जाम देने गया था मैं कोर्ट वाला, बिहार वाले में, उसमें उसने अंतरिम ये लोग बना लिए हैं, मतलब कि ये अंतरिम सरकार से कोई याद नहीं करता है, और प्रथम जो मंत्रिमंडल बना था उससे कोई याद नहीं करता बहुत ज्यादा, और वो अंदर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहां से। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे कि इसको तो ध्यान देंगे ही, इसके साथ ही आपको मिलेगा जहां पर जाके आपको राज्य पुनर्गठन आयोग जब बनेगा 1956 में, तो वहीं पे ये जो है इसी चीज को बांट के क्या कर दिया जाएगा, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में आपको बटेगा यही चीज। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे यहाँ पे। उसके बाद एक संविधान निर्मात्री सभा के गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत रखे, यही मेन चीज है। कैबिनेट मिशन का मेन चीज यही है कि क्या बनेगा, संविधान निर्मात्री सभा बनेगी। यह सभा अंशतः अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा और अंशतः मनोनीत सदस्यों के द्वारा निर्मित की जानी थी। मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित वही होते हैं जो अभी अभी मैंने बताया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा अंदर में अपने में ही क्या कर लेना, चुन लेना। और फिर क्या है भाई, मनोनीत का मतलब यही होता है कि क्या किया जाएगा, इनको नियुक्त किया जाएगा, मतलब कि अपने तरफ से क्या किया जाएगा, इनको मनोनीत किया जाएगा। जैसे कि आज भी होता है ना, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को कर सकते हैं लोकसभा में मनोनीत, कौन 2 लोगों को, हाँ, और 12। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, मनोनीत ही होते हैं ना। ठीक है, वो अपने विवेक पर निर्भर करता है। तो वैसा ही कुछ ऐसा भी यहाँ पे कहा गया, इसमें ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाने तथा देशी रियासतों द्वारा अपने प्रतिनिधि मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया था। मतलब देशी रियासत जो है अपने तरफ से क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, और बाकी लोगों का प्रांतीय विधानसभा में क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, उसके द्वारा क्या हो जाएगा, ये रखा जाएगा। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि कितने लाख लोगों पे ये क्वेश्चन आता है कि कितने लाख लोगों पर प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत यह कहा गया कि प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजने होंगे। मतलब संविधान सभा में प्रति 10 लाख, आज भी वही प्रावधान है। ठीक है, जनसंख्या भी हो रहा है ना, जनसंख्या का जनगणना हो रहा है। अब जनगणना हो रहा है तो अब यहाँ पे हो सकता है कि भोजपुर में अगर जनसंख्या मिल जाए हम लोगों को कि भाई 30 लाख, चाहे मतलब 25 लाख भी, तो हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो जाए, 2 लोग नेतृत्व करें, है ना। एक तो अभी कर ही रहे हैं आर के सिंह, ठीक है, और हो सकता है कि एक और एमपी हम लोग को मिले जनसंख्या के अनुसार, है ना। क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, जनसंख्या जितनी होती है और 10 लाख पे एक आदमी क्या होता है, चुना जाता है प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, तो वही जनसंख्या पर यह निर्धारित किया गया किसी संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 292 सदस्य कहां से होंगे, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, और 4 सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांतों से, और शेष 93 सदस्य देशी रियासतों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ऐसा रखा गया। तो याद रखिएगा कि संविधान सभा में कितना रखा जाना था, 389। ठीक है, और उसमें से 292, ये सब तो बात अलग है, लेकिन जब मुस्लिम लीग क्या कर जाती है, बायकाट कर जाती है इससे, ठीक है, उसके बाद संख्याएं कम बचती है, 290 के करीब है, 289 या 90 है, तो उतनी बचती हैं। ठीक है ना, जब मुस्लिम लीग बायकाट मतलब कि खत्म कर जाती है ना, बोलती है कि हम नहीं आएंगे। तो कैबिनेट मिशन के माध्यम से मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। याद रखिएगा, क्या कर दिया गया था, अस्वीकार। क्वेश्चन आ सकता है कि कैबिनेट मिशन में क्या पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था या नहीं किया गया था, नहीं किया गया था। ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से सांप्रदायिक अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान करना संभव नहीं था।
ठीक है, जो लोग भाई कम हैं, जैसे कि सिख हो गए, ईसाई हो गए, चाहे जो भी धर्म के लोग हैं, बौद्ध हो गए, जौन जैन हो गए, उनका क्या होगा, उनका प्रतिनिधित्व कैसे होगा? आप तो मुस्लिम और हिंदू की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन के अनुसार यदि भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना दिया जाता है तो भी एक बड़े गैर मुस्लिम जनसंख्या पाकिस्तान में रह जाएगी और एक बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रह जाएगी, अतः समस्या जस की तस बनी रहेगी। इसलिए इन्होंने बोला कि पाकिस्तान की मांग को हम क्या नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, है ना? बात तो सही थी, ठीक है। अब देखिए, जब इसके बाद जब कैबिनेट मिशन आ गया, जो मैंने बात की थी 16 अगस्त 1946 को जब कार्यवाही दिवस मना दिया मुस्लिम लीग ने, तब मजबूर हो गए कौन? ब्रिटिशर्स। बोले कि क्या करना पड़ेगा अब, कि कहीं से भी अपनी जान बचानी पड़ेगी, क्योंकि सारा पूरा विश्व का दबाव जो था किस पे था? ब्रिटिशर्स पे था, ठीक है, कि भारत को आजाद कीजिए आप क्या मतलब कि, क्योंकि 1945 में हो चुका था द्वितीय विश्व समाप्त, ठीक है, और सबको मालूम हो गया था कि युद्ध होने का क्या ही मतलब होता है, क्योंकि परमाणु बम गिर चुका था, माहौल का दहशत का माहौल था, पूरा देश जूझ रहा था। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स पे दबाव बन रहा था और इसके लिए इनको लाना पड़ा कौन सा अधिनियम? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जहां पर कि आपको पाकिस्तान की मांग रखनी पड़ेगी, मतलब पाकिस्तान को अलग प्रांत बनाना पड़ेगा और सबके लिए प्रावधान, दोनों मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियन स्टेटस के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अलग अलग प्रावधान करने पड़ेंगे। बात होती है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? क्लेमेंट एटली हैं, ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। 30 जून 1947, याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा कि किस दिन घोषणा हुई थी क्लेमेंट की, ठीक है। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन क्या कहा गया? योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर क्या हो गया? लागू हो गया, ठीक है। अब देखिए अधिनियम में विशेषताएं क्या क्या हैं। अधिनियम में विशेषता यह है कि इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त करके 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र क्या कर दिया? घोषित कर दिया। दूसरी चीज कि इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियन, कौन कौन से भाई? संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन कर दिया, जिसने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी, कि आप राष्ट्रमंडल में शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, इस चीज पे इसने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आप दो राष्ट्र हो गए हैं अब, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। इसने वायसराय का पद क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो याद रखिएगा कि किस अधिनियम से वायसराय का पद समाप्त हो गया और किस अधिनियम से वायसराय का पद आया था? किस अधिनियम से? 58 से, 1858 से, और समाप्त हुआ 1947 से, याद रखिएगा। उसके बाद उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति फिर से आ गया गवर्नर जनरल, ठीक है, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन की ताज को करनी थी और इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। मतलब एक बात है कि जब तक आप उस काबिल नहीं हो जाते, मतलब कि एक आप संविधान सभा का निर्माण नहीं कर लेते हैं, आप एक मतलब उस तरह का माहौल नहीं बना लेते हैं, तब तक एक एक जो होगा हेड होगा हमारी तरफ से, और मतलब ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, आप लोग एक एक हेड क्या कर लीजिए? नियुक्त कर लीजिए, ऐसा बात कहा गया। अब आगे बात होती है 1947 में कि इसमें दोनों डोमिनियन राज्य और संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाना, उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दे दी गई। मतलब कि आप कहीं से भी संविधान उठाइए, चिपकाइए, ठीक है, फोटो कॉपी मतलब कि पेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभाओं को यह भी शक्ति दे दी गई कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकते हैं, और यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। ओके, जो ये स्वतंत्रता अधिनियम चल रहा है 1947, इसको भी क्या कर सकते हैं? आप निरस्त कर सकते हैं। इसके लिए ये हुआ। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान करती कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी, ठीक है। तो विधानसभा भी आप बना सकते हो जब तक आपको क्या ना मिल जाए, पूरी तरह से आपका चुनाव ना हो जाए, आपका मतलब कि सारा कुछ अच्छा ना हो जाए। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन के ऊपर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना ले। मतलब पूरी तरह से क्या हो रहा है? पूरी तरह से आजादी मिल गई है, ऑप्शंस आपके पास हैं अब कि आप स्वतंत्र हो चुके हैं। अगली बात कि इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद जो था, किस अधिनियम से आया था? भारत सचिव का 58 से ही आया था, 1858 से ही, उसको भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, और इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को क्या कर दी गई? स्थानांतरित कर दी गई, ठीक है। अब देखो 15 अगस्त 1947 से ही भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा हो गई। मतलब जो रियासत पे ब्रिटिश सत्ता का संप्रभुता था, उस पर कब्जा था, वो क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया। मतलब कि रियासत भी क्या हो गया? आजाद हो गए। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। जो आदिवासी क्षेत्र है उस पर भी आप क्या कर सकते हैं? आराम से आप अपना नियम लगाइए, आप उनके साथ समझौता कीजिए, कोई भी समझौता कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्रिटिश अब यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
बोलता है कि इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दे दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। बोल दिया रियासतों को। एक थोड़ा बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन भी क्रिएट किया गया है जानबूझ के कि आप भारतीय रियासत है, क्योंकि 552 रियासतें थी। अब 552 रियासतों को ये बोल देना कि आप पाकिस्तान में हो सकते हैं या इंडिया में हो सकते हैं, यहाँ भी फोड़ने की कोशिश थी कि कहीं ना कहीं कुछ वो हो जाए, दंगा हो जाए, है ना। हाँ, कुछ ना कुछ हो जाए। होगा भी, लास्ट में देखते ही हो। 3 जो अपने रियासत हैं वो इसके खिलाफ चले जाते हैं, भारत के खिलाफ। कौन कौन? हाँ, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उन पर भी बात होगी बाद में, बाकी जब वल्लभ भाई पटेल की बात आएगी तो यहाँ पे वही बात होती है कि भाई आप शामिल हो सकते हैं। इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। मतलब 1935 का जो अधिनियम है बहुत ज्यादा ये था। प्रांतों में क्या हुआ था उस समय? प्रांतों में 1935 के अधिनियम से द्विसदनीय व्यवस्था क्या कर दी गई थी? समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, और चीजों को क्या किया गया था? संघीय व्यवस्था के रूप में ले आया गया था। तो उसी के अनुसार बोलता है कि आप क्या कर सकते हो? कानून चला सकते हो अगर आपकी मर्जी हो तो। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। बात होती है लास्टली 1947 के अधिनियम में, किसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नर को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों के मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करने का अधिकार दे दिया गया। इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। अब कोई हक नहीं है किसका? ब्रिटिश शासक का, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार था। ठीक है, इसके बाद इसने शाही उपाधि, याद रखना, शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द जो है खत्म कर दिया। अब नहीं कहे जाएंगे आप रियासत के मालिक हैं, चाहे राजा हैं, चाहे कुछ हो, सम्राट नहीं कहेंगे आप। ठीक है, बात खत्म। उसके बाद इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली क्या कर दी? समाप्त कर दी। ठीक है, मतलब अब राज्य सचिव का पद समाप्त हो गया है, तो राज्य सचिव काहे का, है ना। तो इस 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो कि पहले से प्राप्त है। तो ऐसा नहीं हुआ कि पहले जो लोग चुन के गए थे सिविल सेवा में उनकी चीजें समाप्त हो गई, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब नहीं करेंगे आप, अब नियुक्ति राज्य सचिव नहीं करेगा। अब अपने अपने राज्य में अपना अपना लोक सेवा आयोग बनेगा और उसके अनुसार क्या होगा? रिक्रूटमेंट होगा। नोट लास्टली कि इस तरह 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का क्या हो गया? अंत हुआ और समस्त शक्तियां 2 नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है कि संविधान सभा बना। ठीक है, और संविधान सभा में सबसे पहले तो बात होगी वही 1946 वाली बात होगी, जहां पर अंतरिम सरकार की मैं बात करूंगा। उसके अलावा जो प्रथम मंत्रिमंडल बना है ना, वो उसकी बात होगी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करके। उसके बाद बात होगी किस चीज की? संविधान सभा से रिलेटेड, कि गांधी ने कब उठाया इस मामले को, संविधान सभा के गठन को। उसके बाद एम एन रॉय ने उठाया है। कौन से अधिनियम में मुख्य रूप से कांग्रेस ने उठाया है, इन सब चीजों पर बात करते हुए संविधान सभा की बात होगी। ठीक है, उसके प्रस्तावों की बात होगी और उसके बाद हम लोग चलेंगे कहां पर? आर्टिकल्स पे। ठीक है, ऐसे कहानी चलेगी। 1947 के अधिनियम तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो कहानी जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की खत्म हो चुकी है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे, और भी फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपके सामने रख दूंगा, क्योंकि वो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपसे भी इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।